अमेरिका आज तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। ये जी, जहाँ पर हमारा देश बहुत पहले पहुँच गया था, हमारे उनके लिए लड़ना भी पड़े चाहे, तो उसमें भी मैं संकोच नहीं करती। लेकिन मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि प्यार से हो जाए, प्यार से ना हो तो फिर हम हर अंदाज़ में अब जिन्होंने बहुत आसान है क्योंकि मैं एक तरफ मैं सिर्फ़ मुसलमानों की बात भी कर सकती हूँ, बहुत आसान होगा सब वाहवाही मिलेगी, भीड़ जुटेगी, ये होगा। रात के ठीक 11 बजे हम सतीश मखियाली जी के घर पर हैं और सतीश मखियाली वो शख्सियत हैं जब मैंने इनसे कहा कि आपका इंटरव्यू करना है तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके घर चलते हैं, मैं रात में वहाँ जाऊँ, ही जस्ट लाइक माय फादर। यही बात है बात नहीं, काफ़ी इमोशनल से जी, बिल्कुल। मेरे पिता समान हैं और आज अगर कोई मेरे लिए पिता समान है, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में उन्हीं का नाम आता है। मैं अगर मुज़फ्फरनगर आऊँ किसी भी वजह से, तो ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ मैं अपनी हाज़िरी देकर ना जाऊँ। तो मेरे जब वालिद साहब का जिस एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, उसमें सतीश अंकल भी साथ में थे और उसी में उनके हाथ में चोट है, जो आज तक है। तो हमारा बहुत पुराना बचपन से इन्होंने हमें पाला है, पोसा है और हर चीज़ मेरी सारी क्या ख़्वाहिशात हैं, क्या मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उन्हें सब मालूम है पहले से बेटी की तरह और मुझे। जैसे ही आप यहाँ आई मुझे काफ़ी हैरत हुई ये देख कर के कि वो जो छोटा बच्चा यहाँ है वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली था। अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा था, छोटे-छोटे टॉय दिखा रहा था। ये पसंद नापसंद के बारे में बता रहा। ये बताता था कि आप परिवार की बेटी हैं। और वो जो सतीश मखियाली साहब के बेटे हैं, जब वो आपके पास आए, उनका था दहन, कहते हैं अमूमन बातचीत क्यों बोलते हैं, क्लोज़। काफ़ी ये एक सामान्य बात नहीं है। बटुआ जी, ये पूरा भारत है। बिल्कुल। और पहले जब मेरे वालिद साहब जिस तरह की राजनीति करते थे, तो वो सिर्फ़ ये नहीं कि चुनावी समीकरण में आप जातियों को जोड़ रहे हैं, बिरादरियों को जोड़ रहे हैं, वो अपने घर बनाते थे लोगों के दिल में। तो ये वही नतीजा है कि कभी सतीश अंकल से उनकी दोस्ती हुई थी बचपन में कभी और उन्होंने इसको बरकरार रखा और आज तक ये हमारा घर है और आगे भी रहेगा हमेशा। तो ये वो उस खुले अंदाज़ से राजनीति करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे। तो मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूँ। मैं सिर्फ़ लोगों को राजनीतिक समीकरण में ना उनको तोलूँ-मोलूँ, मैं बल्कि उनके दिलों में जगह बना सकूँ और अपने अपने दिल में उनके लिए जगह खोल सकूँ। यही तो है। हम सुबह से आपको फ़ॉलो कर रहे हैं यार। और मीठापुर विधानसभा में जहाँ बाई इलेक्शन है, वहाँ पर आपका 10 जन कार्यक्रम। हुँ। 200 गाड़ियाँ साथ चलना, हज़ारों-हज़ारों लोगों का इकट्ठा होना, दीवानगी ऐसी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट स्टेडियम में लोग फ्लैश लाइट जला लेते हैं फ़ोन की, तो फ्लैश लाइट से भी रोशनी हो जा रही थी। जी। तो इकरा जी सांसद तो बहुत बनते हैं, हज़ारों सांसद बनते हैं जी। अभी भी 550 सांसद तो लोकसभा के 65 लोकसभा गए हैं और 800 सांसद हैं राज्यसभा के लिए। लोकप्रियता के शिखर पर आना, 30 साल की उम्र में आना, बहुत पर्सनल सवाल है। 30 साल की उम्र में आना, लोकप्रियता के शिखर पर आना, कुछ बदली है क्या? जी, कभी-कभी काम के दबाव में आजकल थोड़ा तनाव ज़रूर महसूस होता है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर टाइम कम है, दिन में सिर्फ़ 24 घंटे हैं लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको पूरा ना कर पाने के उसमें या ये सोच के कि कैसे सबको एडजस्ट कर लूँ मैं उतने से टाइम में, तो थोड़ा-सा तनाव ज़रूर बढ़ गया है लेकिन वैसे कोई ख़ास बदलाव नहीं है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं तो, कोई उस तरह की फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, क्योंकि पद ऊपर वाले ने दिया है, जनता के प्यार से मिला है और अगर इस बात को ना समझा जाए कि ये सिर्फ़ वक़्ती चीज़ है, तो आदमी लंबा नहीं चल सकता। थोड़ा बहुत नज़ाकत तो नहीं हो? वो जैसे एटीट्यूड आ जाता हो? मुताबित है कि नहीं, नहीं एक्चुअली मुझे सास की रतन कोर्ट में जब आप सांसद बनी नहीं हो, तब तक आपने शपथ भी नहीं ली, तो रतन कोर्ट में जितने सांसद हैं सबको कुछ समय के लिए कमरा मिला था, आपको भी मिला। वो वहाँ सभी सांसद थे। आपके पड़ोस में संभवतः पप्पू यादव थे, मैं अनुकुल यादव थे, सभी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मारा-मारी, सबसे ज़्यादा क्लोज़ नज़दीक जाकर फ़ोटो खिंचाने की बात कि जो जद्दोजहद की एफर्ट था, वो आपके लिए था। और उस समय कई बार आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती थी?
जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ एक दिन में करना, सत्र में जाना, वापस आना, लोगों से मिलना, बहुत सारी लोगों की जो बातें हैं उनको अपने दिमाग में रजिस्टर करना, तो इस सब में थोड़ा तनाव महसूस होता था। लेकिन हम कोशिश करते थे, मैं 8-8 बजे तक सत्र चलता था। हमने ये सुना था 5-6 बजे तक चलता है, लेकिन 8-8 बजे तक सत्र चलता था और उसके बाद हम कम से कम 11 बजे तक तो मैं वहाँ पर रहती थी और लोगों से मिलती थी। उसके बाद फिर मैं अपने मामा के यहाँ पर जाकर रुकती थी। तो ये हमारा प्रोसेस रहा है, इसको हमने मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी है और किया भी है। तो लेकिन हाँ, बहुत शुरू-शुरू में थोड़ा ज़्यादा होने से मुश्किल हो गया था सबको एक साथ सँभालना, लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें रूटीन में आ रही हैं। जी, हाँ। तो एक इकरा में अब ये इकरा है, वाक़ई आपका जो एजुकेशन रहा, जो आपकी वो लाइफ़ रही वो अलग है। वो जो आपने अपनी अम्मी और अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ी वो अलग है, जो आप पब्लिक के लिए लड़ती हैं वो अलग है और अब आप सांसद की तरह हैं। जी। तो अभी आपके साथ क्या हुआ है कि कल तक आपका जो दायरा था, वो था आपका परिवार, आज आपका दायरा जो है वो देश है। अब आपको महाराष्ट्र में बुलाना है, महाराष्ट्र में आपको जो है वो फ़हद को जिताना है, महाराष्ट्र में आपको अब यूसुफ को जिताना है और उसके बाद आपको झारखंड भी बुलाया जा सकता है। आप जो बाई इलेक्शन हुए 9 विधानसभा सीटों पर, वहाँ मैंने देखा है आज आपको तमाम सीटों पे सांसद वहाँ प्रभारी जो हैं, वहाँ के प्रत्याशी जो हैं, विधायक, सांसद कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। तो ये तो बिल्कुल अलग तरह है ना? जी, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था कि इतना सब हो जाएगा, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ और यही सोचती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है इतनी कम उम्र में, जो इतनी मेहनत करने के बाद जिस मुकाम पे मेरे वालिद साहब पहुँचे थे, वो मुझे लगता है उनसे बहुत कम मेहनत करके ऊपर वाले ने मुझ पे अपनी मेहरबानी करके मुझे इतनी शोहरत दे दी है। तो इस बात की मुझे हमेशा घबराहट भी होती है और शुक्रगुज़ारी तो रहती है दिल में। एक शोहरत नहीं है, पावर भी है। तो अभी मुझे याद है जब हमने आपका एक बातचीत की थी तो हम एक कॉमन फ्रेंड के घर पर थे। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो अफ़सरों से बहुत तरह से बात करते थे, आपके भाई नाहिद वो भी बहुत तरह से बात करते थे। तो आपने ऐसे प्रो में बोल दिया था कि अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं, जब कुछ हो जाऊँगी तो तब देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो अभी आप अधिकारियों से बात करती हैं तो अंदाज़ अब्बू जैसा आया है या इंग्लैंड का असर है? जी नहीं, अब्बू जैसा तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक अलग थोड़ा अंदाज़ है। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि जो काम आप प्यार से करवा सकते हैं या कर सकते हैं, अ, आज का जो दौर है, उसमें लोग खासकर विपक्ष की बात को ज़्यादा एटीट्यूड वाली नहीं मानते हैं। तो मेरी कोशिश यही है जैसे भी हो मेरे लोगों के काम हो और उसमें हम कोशिश करते हैं कि ठंडा-गरम जैसा भी स्वभाव है। शालीनता से आप बात जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे काम कोई हम कोई गैर-कानूनी काम नहीं बताते, हम 2 नंबर के कोई काम नहीं बताते, ना हमारे लोग बताते हैं। सिर्फ़ जो जेन्युइन काम हैं, जो करने लायक काम हैं, जो होने चाहिए, उनको अवगत कराना, उनके लिए लड़ना भी पड़े चाहे, तो उसमें भी मैं संकोच नहीं करती। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि प्यार से हो जाए। प्यार से ना हो तो फिर हम हर अंदाज़ में अपनाने की भी वो रखते हैं कला। तो क्योंकि काम ज़रूरी है कि काम होना चाहिए। अभी नेताओं के बारे में ऐसा कम होता है कि दूसरी एक राजनीतिक दल के नेता, विपक्षी राजनीतिक दल के नेता की प्रशंसा करें। लेकिन आप तो खुशकिस्मत हैं, आपको तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स भी आपके तरह के हैं। जी, जी। हाँ, मैं खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ नहीं हमने एक क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं बढ़ा-चढ़ा के नहीं दर्शा पाती, चाहे चुनावी रैली में भाषण देना हो या कहीं और अपनी बात रखनी हो, तो मेरी बात बहुत मुझे सिंपल और क्लियर रखने में मुझे अच्छा लगता है। तो वहाँ भी मुझे मौका मिला था ग्रांट्स पर बोलने का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ग्रांट्स पर बोलने का। तो मैंने माँगा था एक्चुअली कई कई सारी मिनिस्ट्रीज़ थी, तो ये मेरे सबसे क्लोज़ है कि मैं शिक्षा के लिए बात रखूँ, बात उठाऊँ। तो मैंने जो अपनी पार्टी के हमारे लीडर हैं, उनसे कहा था कि मुझे इस पे बोलने का मौका मिले। तो फिर मैंने तैयारी करी थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद करी इस तैयारी में। मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे कॉलेज मेट्स हैं, सबने मदद करी। तो हमने एक अच्छी स्पीच मुझे लगता है तैयार करी थी और वो बिल्कुल तर्क
पे आधारित थी, लॉजिक बेस्ड थी। शायद इसलिए उनको लगा होगा कि मैं कोई ड्रामेटाइज़ेशन ना करके अपनी बात सिर्फ़ उन तक पहुँचाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि मैं हाल ही में मैं सांसद जो बनी हूँ, उससे पहले मैं कुछ ही वर्षों पहले तक एक स्टूडेंट ही थी। तो जो हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं, क्या जो सिस्टम चल रहा है, उसमें उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इन चीज़ों से मैं अच्छी तरीके से अवगत हूँ। तो इसलिए मैं रखना चाहती थी, जैसे हमारे यहाँ पर बिल्कुल एक धंधा बना दिया है शिक्षा को, और जो प्राइवेटाइज़ेशन है और फिर ये ट्यूशन वग़ैरह जो लगते हैं, जो कोचिंग वग़ैरह होती है, ये एक इंडस्ट्री बन गई है अपने आप में। तो क्योंकि मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने बाहर जाकर पढ़ाई करी, वहाँ का और यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो स्टेट मशीनरी है, उसी की जो एजुकेशन है, उसको हम इतना मज़बूत करें कि लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े कि वो कोचिंग लें प्राइवेट या ट्यूशन दिलाएँ अपने बच्चों को। तो ये जो एक पैरेलल इंडस्ट्री इससे शुरू हो गई है, इससे सिर्फ़ जो अमीर माँ-बाप हैं, वो ही अपने बच्चों को आगे भेज पाते हैं। जो जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, उनके बच्चे योग्य होते हुए भी, काबिल होते हुए भी कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। तो ये जो एक डिस्पैरिटी है, इसको ख़त्म करने के लिए मेरे मन में बहुत भावनाएँ हैं कि कैसे न कैसे सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों को बार-बार ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि क्यों नहीं वो एक ऐसी पॉलिसी ला रहे, जिससे ये समानता हम बना सकें। गुड। ये इंटरेस्ट करने वाली बात हुई। एक सांसद हैं बंगाल की, और आप उनकी जी, जी, जी। पहल की, वो अभी भी अभी भी हैं, जी, मैया मित्रा। जी। और आपने उससे कहा भी था इस बार बातचीत में कि अभी जब आप उनसे मिली पहली बार, तो आपके बीच क्या बातचीत हुई? पहली बार जी, जिस दिन मेरी शपथ थी, उस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो मुझे पहले से जानती थी, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। तो वो कह रही थी कि शी वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मी इन द पार्लियामेंट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और इस बार भी जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, जो उनका तरीका है, अंदाज़ है, वो अलग है, मुझसे बहुत अलग है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और सब नहीं उस अंदाज़ को कैरी कर सकते। लेकिन जिस तरीके से वो करती हैं, ये बहुत ही, जब वहाँ बैठकर उनको सुनने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे पार्लियामेंट में हो जाता है। सब इस तरीके से उनकी बात को सुनते हैं, तो उनका अंदाज़ बहुत मुझे अच्छा लगता है। आज भी मैं उनकी फ़ैन हूँ। अंदाज़ तो आपका भी कुछ कम नहीं है। हिंदी और अंग्रेज़ी तो जी। अभी आप जब अंग्रेज़ी में आपका कोई स्पीच मेरी पत्नी सुन रही थी, तो शी वाज़ ऑल्सो इम्प्रेस्ड। अंदाज़ तो आपका भी शानदार। अभी आपका जो पॉलिटिकल साइट है हितला जी, वो अगर हम देखें पिछले 40-50 साल की मुस्लिम पॉलिटिक्स, तो वो नया है। जैसे मुस्लिम पॉलिटिशियंस आते हैं, तो वो हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोल पाते। जैसे वो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। उनका पूरा उर्दू बोलने को वो अपना ये समझते हैं कि वो बड़े नेता हैं। उनको लगता है कि उनकी कम्युनिटी उसी से प्रभावित। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली 90% हिंदी बोलने समझने वाले मुस्लिम्स हैं। और आपकी जो पॉलिटिक्स है, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स जैसी भी नहीं दिखती। वो नेशनल राष्ट्रीय परिदृष्टि की जो पॉलिटिक्स है, वो दिखती है। इसमें समावेशित है वो। आपने वैष्णो देवी के लिए तारीफ़ ट्रेन माँग ली, तो ऐसा ही लीडर चाहता था देश। देश ऐसा ही लीडर पसंद करता है जो मुसलमान हो तो, लेकिन वो पूरे राष्ट्र की बात करे। कभी-कभी कुछ लोग इस बात से, जो अतिवादी लोग हैं, नाराज़ भी होते होंगे। बहुत बिल्कुल, मुझे हाल-फिलहाल में ये अनुभव भी हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल किया, क्योंकि बहुत आसान है किसी एक पक्ष की बात को रखना। अगर आप अपने आप को एक कटघरे में खड़ा कर लेंगे, तो बहुत आसान है वहाँ के लिए आपको बात बोलना, आवाज़ उठाना, कोई लॉजिक लाना। लेकिन ये जो बीच का रास्ता है, ये मेरे अनुभव में मुझे भी महसूस होता है, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है, और मैं अपनी कोशिश में मैंने ये मुश्किल राह चुन ली है। लेकिन ये ज़रूर कठिन है, और बहुत लंबा रास्ता है जिस पे चलकर हमें कुछ शायद सफलता हासिल हो। लेकिन मैं फिर भी अपनी गिनती उन लोगों में करवाना चाहूँगी जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया। जिन्होंने, बहुत आसान है, क्योंकि मैं एक तरफ मैं सिर्फ़ मुसलमानों की बात भी कर सकती हूँ, बहुत आसान होगा, सब वाहवाही मिलेगी, भीड़ जुटेगी, ये होगा। और बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ़ या जैसे लोग करते हैं दूसरे अपने पक्ष की बात। लेकिन जब दोनों की बात रखना हो, तो वहाँ वो बैलेंस बनाना, दोनों को खुश करना, वो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि सब खुश हैं। कुछ ना कोई मुद्दा रोज़ उठा लेते हैं, किसी न किसी बात पे नाराज़ होने का। लेकिन जो
लंबी राजनीति है और जो अच्छी राजनीति है, मैं उस पे चलना चाहूँगी, चाहे मेरा सफ़र छोटा रहे इन वजहों से, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी गिनती ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री चाहती हूँ। ऑन राइट है तो अखिलेश यादव जी की एक बेटी है अदिति यादव जी, उन्होंने इंस्टा पर आपका फोटो लगाया जी, जी। और प्रिया सरोज दूसरी सांसद हैं वो आपके साथ में बैठी थी और अदिति ने ये शो किया था कि मैं इनसे इम्प्रेस हूँ। तो अदिति हम लोग जानना चाहते हैं, आप सब लोग जानना चाहते हैं कि अदिति का जो एटिकेट्स हैं, वो किस प्रकार के हैं? क्या वो अपनी मदर या अपने फादर की किसके नसीब हो? और आपसे बातचीत में क्या हो? मैंने जो पूरे परिवार को बहुत क्लोज़ली देखा है, तो चाहे डिम्पल जी हों, मुझे उनके स्वभाव से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। बहुत ही उनका सॉफ्ट नेचर है, पर बहुत असर्टिव भी है अपनी सॉफ्टनेस में। इस बात को मैं इस तरीके से कहना चाहूँगी। तो मुझे उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा और पूरा ही परिवार बहुत डाउन टू अर्थ है। और जो मिलनसारता उन लोगों में है, मतलब कहने को देखिए मुख्यमंत्री का परिवार है और न जाने कब से उनके परिवार में राजनीति है और देश के मुख्य परिवारों में से एक परिवार है। लेकिन फिर भी जो मिलनसारता अ, अदिति से हो चाहे या डिम्पल जी से हो या अखिलेश जी से हो, जो मिलनसारता इनमें मुझे लगी है, मुझे नहीं लगता बहुत आसान है नेताओं में पानी और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और अदिति समाजवादी पार्टी की जो मैगज़ीन है उसके लिए वो एक लेख लिख रही थी इंग्लिश में। पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने हमें बताया कि पहली बार कोई उसमें जो लेख है वो इंग्लिश में लिखा जा रहा था। तो वो फ़ोकस करना चाहती थी कि जो यंग लोग जीते हैं, उनकी जर्नी कैसी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी किया था एक दैट वाज़ छोटा-सा। वेरी तो एक्चुअली जी। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी किया और वो इंटरव्यू फिर पब्लिश हुआ। तो उसी के संदर्भ में हम लोग मिले थे और बहुत सारी बातें हुई और उनके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में भी पता चला क्योंकि उनकी भी ये पहली कैंपेन थी। तो उनके अनुभव हमने पूछे, उन्होंने हमारे पूछे तो अच्छा रहा काफ़ी। काफ़ी मैच्योर लगती है अदिति जी, ऐसा लगता है जी, बिल्कुल। काफ़ी पता ये अखिलेश यादव जी जो हैं, इनको लेकर के 2024 के चुनाव से ये चर्चा बहुत मजबूत हो गई है कि और ऐसा लगने भी लगा था एक बार तो कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री बने, क्या उनमें ऐसी योग्यता दिखती है आपको पीएम? बिल्कुल दिखती है मुझे क्योंकि अब से पहले मैंने बहुत खुल के इन चीज़ों पर बात नहीं करी, पर मैंने जितना मुझे मौका अब मिला है बहुत नज़दीकी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का, तो वो एक 24 आवर नेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पब्लिक के सामने एक इमेज दिखाकर और फिर अंदर जाकर कुछ और इमेज है, ऐसा मुझे नहीं लगा क्योंकि मैं उनसे कई मौकों पर मेरी मुलाकात हुई है। चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे लखनऊ कार्यालय पे हो, किसी सभा में हो या किसी शादी में हो, उनका व्यवहार एक जैसा होता है और यही चीज़ है जिससे ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नेता ऐसे होते हैं, आप उनसे दफ्तर में मिलेंगे, वो एक अलग अंदाज से मिलेंगे, लेकिन आप उनसे बाहर कहीं मिलेंगे तो शायद इग्नोर कर दें या किसी और अंदाज से मिले। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, उनका जो व्यवहार है और एक अलर्टनेस होती है पॉलिटिकल ऑब्जर्वेंस कहते हैं जिसे। जैसे जब शपथ हो रही थी सबकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें उन्होंने ये कहा कि आपको इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग जब शपथ लेंगे, तो सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद सब बैठे रहेंगे। तो ये गाइडलाइन हमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी थी। तो मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी क्योंकि अगर कोई गठबंधन है, तो वो दिखना भी चाहिए ना, उसमें वो एकजुटता दिखनी चाहिए। तो जैसे जब बिहार की स्पीच हो रही थी बिहार की शपथ हो रही थी, बिहार के सांसदों की, तो हमारे लोगों को कोई ज़रूरी नहीं था, हमारा तो यू बा बहुत बाद में आना था, स्टेट वाइज़ होती है। बी में हमें बैठने का कोई मतलब नहीं था, हम बाहर रह सकते थे, लेकिन हमको सबको ये कहा गया था कि नहीं, ये लोग हमारे सहयोगी हैं, हमें इनके साथ बैठ के इनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, टीम स्पिरिट दिखानी है और हम लोग फिर वेस्ट बंगाल के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, हम लोग बैठे सबके लिए। कमलनी पार्टी एक काम बहुत अच्छा कर रही है। जैसे अभी 9 कैंडिडेट विधानसभा में है, तो उनमें से 5 महिलाएँ हैं जी। और प्रिया सरोज आ गई, इससे पहले कई सांसद आ गए। आप आ रही, यंग हैं, प्रिया सरोज भी यंग हैं, आप भी यंग हैं। तो उत्तर प्रदेश की भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी कहती जल्दी लेकिन होता हुआ नहीं दिखाई देता। कांग्रेस भी वो उस परिदृश्य में नहीं दिखाई देता जितना उनको उनकी लीडरशिप है उनके पास, कम अरब मौला मिश्रा हैं कम है। लेकिन सारी पार्टी आधी आबादी के बहुत रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। आपको सांसद के लिए कम में इंडिया पोस्ट को लेकर आए,
कुंभल राणा वो मीरापुर लड़ा रहे हैं, प्रभावती वर्मा को लड़ा रहे हैं, किल सोलंकी को लड़ा, शाहरुख खान को लड़ा रहे हैं। काफ़ी बड़ा अम्ब्रेला अपने यहाँ पर बुला रहे हैं। काफ़ी महिलाओं पर केंद्रित है वो। जी। आपका टाइम। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि महिलाएँ आएँ, क्योंकि महिलाओं में वो जो बैलेंस करने की मैं बात कह रही हूँ ना, वो एक नेचुरली आती है महिलाओं में, क्योंकि वो हमेशा से घर में जिस प्रकार से उनकी परवरिश होती है, वो पलती हैं, बढ़ती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएँ जिस तरीके से किसी मामले को बैलेंस कर लेती हैं, वो मर्द बहुत बाद में जाकर उस परिपक्वता पे पहुँच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो राजनीति चल रही है और जिस राजनीति की हमें ज़रूरत है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभा सकता है तो महिलाएँ निभा सकती हैं, क्योंकि वो सबके लिए बोलती हैं। और एक महिला से मुझे लगता है हर वर्ग की महिला आइडेंटिफ़ाई करती है, क्योंकि बहुत टाइम तक रिप्रेज़ेंटेशन नहीं मिला है। तो अगर मैं खड़ी हूँ, तो मेरे सपोर्ट में ना सिर्फ़ मुस्लिम महिलाएँ पर मुझे मुझे मिला भी है वोट, जाट महिलाएँ हों, गुज्जर महिलाएँ हों, राजपूत महिलाएँ हों, दलित महिलाएँ हों, सैनी महिलाएँ हों, तो सब लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके बीच से ये एक अलग तरह का वो है फ़ैमिलियरिटी, जेंडर फ़ैमिलियरिटी जो मेरी और उनकी है, तो उससे एक अपनापन झलकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पुरुष हैं, पुरुष केंद्रित रही है राजनीति आज तक हमेशा। तो जब महिलाएँ महिलाओं को देखती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मेरे पास जिस दिन हम कैराना बैठते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएँ आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनके काम हो वो, और अब तो ऐसा होने लगा है कि उनके घरवाले भी अब महिलाओं को ही भेजते हैं कि यही हमारे काम बता देंगी, कम्फर्ट ज़ोन है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, कहीं न कहीं इससे वक़्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जागरूकता और फैलेगी, महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास होगा, अपने वोट की कदर होगी और फिर वो वहाँ वोट देंगी जहाँ उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को रखा जाए। चूँकि आपने इंटरनेशनल अफ़ेयर्स की पढ़ाई की है, जियोपॉलिटिक्स को आप समझती हैं, दुनिया में खेल करते आई हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आस-पड़ोस के जो 3 देश हैं, श्री मावोबंगाना है, तो श्रीलंका से उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। बेनज़ीर को असमय ने बुला लिया, लास्ट में वो चली गई और फिर किसी न वजह जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों को निर्वासन झेलना पड़ा। तो इस बात की कितनी संभावनाएँ हैं भारत की पॉलिटिक्स में कि कोई एक महिला नेता राष्ट्रीय स्तर पर उभार कैसे पा सकती है इतने सारे पुरुषों के बीच? देखिए, संभावनाएँ तो हैं, हमारा देश करके भी दिखा चुका है पास्ट में, अमेरिका आज तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। ये जी, जहाँ पर हमारा देश बहुत पहले पहुँच गया था, हमारे देश की जो लीडर रही हैं इंदिरा गांधी जी, एक महिला बहुत पहले बन गई थी। तो ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है, पर किसी को इस तरीके से उभर कर आना पड़ेगा, वो शायद कॉन्फिडेंस किसी को अपने अंदर चाहिए कि वो उस कॉन्फिडेंस को पहचान के और पूरे देश की राजनीति के लिए कोई महिला बाहर आ सके। ग्रेट। इकरा जी से हमने बातचीत की और मुझे लगता है कि अभी वो इतना समय अब आपको 11 बजे के बाद ही उन्होंने हमें दे दिया। बहुत शुक्रिया इकरा जी, थैंक